बनाया ही नहीं है। कितने लोग बनाए हो पहले, सीरियसली ये बताओ। बस एक, दो, तीन, मतलब 1 से 5 तक सीरियसली बनाए हो ना? सर सेकंड में डाउट है। सेकंड में डाउट है। 3, 4, 5 सबका क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5। चलो हम सबसे पहले वन डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है? वन तो आसान क्वेश्चन है यार, वन तो बन जाना चाहिए। देखो स्क्रीन दिख रहा है? इसके आंसर में कुछ, यस सर। इसके आंसर में से ऑक्सीजन दिया हुआ है सर। आंसर में सर उसके आंसर में ऑक्सीजन दिया हुआ है बोल रहे हैं। आंसर में ऑक्सीजन दिया हुआ है। एक मिनट चेक कर लेता है, तो आंसर में कुछ गड़बड़ी होगा। KAlS2O8। चलो ठीक है, देख लेते हैं क्वेश्चन में। कैलकुलेशन तुम लोग का सही है ना? कैलकुलेशन तो मिस्टेक नहीं की हो? क्वेश्चन है एक क्रिस्टलाइन हाइड्रेटेड सॉल्ट, आंसर में ही तब इशू होगा। क्रिस्टलाइन हाइड्रेटेड सॉल्ट ऑन बीइंग रेंडर्ड एनहाइड्रस लूजेस 45.6% ऑफ इट्स वेट। तो कोई भी हाइड्रेटेड सॉल्ट है, उसको हीट करने पे वो 45.6% अपना वेट लूज कर देता है। तो मतलब उतना मेनली अगर हीट करोगे हाइड्रेटेड सॉल्ट को, तो क्या निकलेगा? वो जो लॉस इन वेट होता है वो किसकी वजह से होता है, बताओ? वाटर। वाटर इवापोरेट कर जाता है, उससे वाटर निकल जाता है। तो उसमें वाटर का, ऑब्वियसली वाटर का जो मास परसेंटेज है वो हमको पता चल चुका है, कितना है? 45.6% होगा। समझ रहे हो बात? यस और नो? यस सर। यस सर। उसके बाद देखो अब क्या बोला गया, द परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ द एनहाइड्रस सॉल्ट इज, एल्यूमिनियम का परसेंटेज दिया हुआ है, पोटाशियम का दिया हुआ है, सल्फर है और आयोडीन है, ठीक है? अब इसमें क्या बोला गया है, फाइंड द एम्पेरिकल फार्मूला ऑफ द एनहाइड्रस एंड क्रिस्टलाइन सॉल्ट, दोनों का एम्पेरिकल फार्मूला निकालना है। तो सबसे पहले तो तुम एनहाइड्रस का ही निकाल लोगे। एनहाइड्रस का जैसे हम लोग कैलकुलेट करते हैं, सारे का परसेंटेज दिया हुआ है ना, 10.5%, के है 15.1%, और सल्फर का है 24.8%, और आयोडीन का है 49.6%। तो इसका जैसे हम लोग निकालते हैं, जो प्रोसेस होता है एम्पेरिकल फॉर्मूला फाइंड आउट करने का, तो उससे क्या आया है तुम लोगों का, इसका बताओ। एम्पेरिकल फॉर्मूला कितना आया है इसका, कैलकुलेट किए हो तो? हेलो, हेलो, आवाज आ रहा है? यस सर। कितना आया बताओ, तुम लोग कैलकुलेट किए हो ना? यस सर। कितना आया है? KAlS2I। एम्पेरिकल फॉर्मूला है KAl S2I। KAlS2I, ठीक है? ये एनहाइड्रस सॉल्ट का हमारा आया है, ठीक है? जो परसेंटेज दिया है इसके बेसिस पे हम लोग एनहाइड्रस सॉल्ट का निकाले। तब एनहाइड्रस सॉल्ट का ये निकाल लिए। अब इसके बाद कितना इसमें वाटर कितना प्रेजेंट है, हाइड्रेटेड सॉल्ट का अब हमको फॉर्मूला निकालना है। तो हाइड्रेटेड सॉल्ट का कैसे हम लोग फाइंड आउट करेंगे बताओ? बोला गया जब इसको हीट कर रहे हैं हम लोग, तो हीट करने पे लॉस इन वेट कितना हो रहा है, 45.6% लॉस हो जा रहा है। मतलब वाटर उसमें कितना प्रेजेंट होगा, वही 45.6% वाटर का उसमें मास होगा, है ना? तो कैसे कैलकुलेट करेंगे हम लोग? सर वाटर का मास x मान लेंगे। वाटर का एक्स मान, या फिर ऐसे भी और कर तो सकते हो, जैसे टोटल हम मान लोग लो, 100 मान के कर सकते हैं। हाँ 100 मान के भी कर सकते हो। यानी तो सर वाटर को इसका 40। एम्पेरिकल फॉर्मूला जो निकला इसका चलो ये मास। देखो, ये जो एम्पेरिकल फॉर्मूला आया ना तुम्हारा, इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला मास निकाल लो तुम, ठीक है? एम्पेरिकल फॉर्मूला पे ही ऑपरेट करते हैं हम लोग। तो एम्पेरिकल फॉर्मूला मास इसका कितना आ जाएगा, ये बताओ? सारे का मास ऐड कर दोगे
तो यहाँ पे देखो पोटाशियम है 39 होता है, एल्यूमिनियम का मास कितना होता है 27, 27. सल्फर S2 है तो इसका हो गया 32. 32, और आयोडीन का कितना हो जाएगा 127। Yes. अच्छा सल्फर 2 है ना, तो 32 64 इंटू, होगा. हाँ 64 हो गया, 64. और आयोडीन का हो गया 127। ऐड करो ये सब कितना आ रहा है, ऐड करोगे ये शायद 257 ये आ रहा है देखो। Yes sir, 257. ओके चलो 257 ये जो आया हमारा मास, इंपेरिकल फॉर्मूला मास आया एनहाइड्रस सॉल्ट का। अब एनहाइड्रस सॉल्ट में हमारा वाटर हमको पता है कितना है, वो 45.6% वाटर है हमारा। तो इसमें इसका 45.6% कैलकुलेट करके इसमें ऐड करो, तो टोटल यहाँ पे हम लोग क्या कर लेंगे, एम्पेरिकल फॉर्मूला मास ऑफ हाइड्रेटेड सॉल्ट कितना हो जाएगा, हाइड्रेटेड सॉल्ट ये बताओ। अगर मान लो हाइड्रेटेड सॉल्ट का हमारा मास x है ना, तो इसमें अगर हम लोग माइनस कर दिए कितना, वाटर कितना था 45.6% है ना, 6. तो 45.6% ऑफ x अगर माइनस कर दोगे तो यही तो एनहाइड्रस सॉल्ट का मास बचेगा, दैट इज इक्वल टू 257। ठीक है, तो इसको इक्वेट करके x का वैल्यू निकालो कितना आ रहा है, या 100 करके भी कर सकते हो तुम लोग। x कितना आ रहा है वैल्यू, एम्पेरिकल फॉर्मूला मास हाइड्रेटेड सॉल्ट का, फटाफट कैलकुलेट करो। आया कुछ, शायद ये सॉल्व करोगे ये 472 के आसपास आ रहा है, आ रहा है क्या किसी का, ये ग्राम पर मोल देखो तो। Sir, x equals to 257 into 1000 by 450, 444 होगा. 472 के आसपास आ रहा है। या फिर देखो x में अगर तुम लोग को डिफिकल्टी हो रहा है तो ऐसे भी कर सकते हैं ना हम लोग, कि हाइड्रेटेड सॉल्ट का मास हम लोग मान लेते हैं, ठीक है, तो एक्चुअली हाइड्रेटेड सॉल्ट का मास हमको नहीं पता है कितना है, तो x अज्यूम कर लेते हैं हम लोग उसको। तो यहाँ पे ये जो हाइड्रेटेड सॉल्ट है ये कितना परसेंटेज है, मतलब अगर 40 तुम्हारा ये वाटर कितना था क्वेश्चन में देखो तो 45.6% है, Sir, x तो 578 होगा. कितना आ रहा है x, 578. कैलकुलेट कर लो यार, कैलकुलेशन में कुछ गड़बड़ी, देख लो एक बार क्या आ रहा है तुम्हारा। सर इसको ऐसे नहीं निकाल सकते, कैसे वाटर बताओ, वाटर का x मान लेंगे मास, तो हाँ टोटल वाटर, मास हो जाएगा 257 प्लस x, तो x बाय 257 प्लस x इंटू 100 इक्वल टू 45.6। हाँ वैसे भी कर सकते हो, मतलब वाटर का तुम x मान लो, ठीक है, यही बोल रहे हो ना, वाटर का मास हम लोग x अज्यूम कर लेते हैं, तो यस। वाटर का जो परसेंटेज है वो हमको दिया है, तो मास परसेंटेज वाटर का हमको पता है ये 45 पॉइंट कितना है 6%, यही है ना। अब यस इसको हम लोग x के टर्म में निकाल लेते हैं, तो मास ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय टोटल मास 257 प्लस x इंटू 100, यही चीज तो कर रहे हैं हम लोग, यही बोल रहे हो ना। यस सर। तो यहाँ से भी तुम्हारा वही आएगा, देख लो इसको सॉल्व करना है बस। तो ये जो x वाटर का तुम्हारा मास आएगा यहाँ से, ठीक है, तो वाटर का डायरेक्टली यहाँ से मास आ जाएगा, सॉल्व कर लो कितना आ रहा है इससे, उसी को 257 में ऐड कर दोगे
तो ये एम्पेरिकल फॉर्मूला मास ऑफ हाइड्रेटेड सॉल्ट 257 प्लस x हो जाएगा। तो ये x सर निकालने बोल रहे वाटर हैं, का सर 215 आ रहा है। 215 आ रहा है। चलो, तो यही चीज तो हम बोल रहे थे, अगर वाटर का 215 ग्राम आ गया तुम्हारा यहाँ से, तो एम्पेरिकल फॉर्मूला मास हाइड्रेटेड सॉल्ट का कितना हो गया? 257 प्लस 215 ऐड करो तो 472। 472 ग्राम पर मोल। ठीक है, तो एम्पेरिकल फॉर्मूला मास ऑफ हाइड्रेटेड सॉल्ट हमारा 472 आ गया, और वाटर का हमको पता चल गया इसमें 215 ग्राम है। तो वाटर का 215 ग्राम है, तो नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स हम लोग नहीं फाइंड आउट कर सकते हैं। नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स कितने होंगे इसमें एक फॉर्मूला यूनिट में? मास हमको पता है 215 ग्राम है वाटर का मास, ठीक है, मास ऑफ ये वाटर है। इसको हम लोग डिवाइड कर दें वाटर के मोलर मास से, तो नहीं आ जाएगा नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स? बोलो, वाटर का मोलर Yes, मास sir. कितना होता है? 18 ग्राम पर मोल। तो 18 से डिवाइड कर दो, ये कितना आ रहा है अप्रोक्सीमेटली? देखो कितना आ रहा है, अप्रॉक्स 2 2। 12। Sir, 12. सॉरी। सर 12। क्या कर रहे हो तुम? नियरली 12 के आसपास आएगा ना। ठीक है, तो इसका मतलब ये क्या हुआ कि अगर हम लोग हाइड्रेटेड सॉल्ट ये लें, इसका 1 फॉर्मूला यूनिट मास लें, अगर हम लोग 1 फॉर्मूला यूनिट के बराबर अगर लें, तो उसमें नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स कितने प्रेजेंट होंगे? 12 होंगे। तो इसलिए हम लोग एम्पेरिकल फॉर्मूला हाइड्रेटेड सॉल्ट का क्या लिख सकते हैं? एम्पेरिकल फॉर्मूला एनहाइड्रस सॉल्ट का तो ऊपर आ ही गया हमारा, एनहाइड्रस सॉल्ट का तो यही हो जाएगा। हाइड्रेटेड सॉल्ट का क्या हो जाएगा? उसमें 12H2O बस ऐड कर दो। ये क्या हो गया? KAlS2I और डॉट 12H2O, यही है आंसर। आंसर कुछ डिफरेंट दिया हुआ है क्या? हाँ, सो वहाँ आयोडीन की जगह ऑक्सीजन डाल दिया बस। अच्छा, तो मिसप्रिंट होगा, करेक्ट कर लेना उसको, ठीक है। अब सही है ना? अभी भी कोई डाउट है इसमें सर, किसी वो को? एम्पेरिकल फॉर्मूला परसेंटेज से कैसे निकालेंगे, वो एक बार हिंट दे दीजिए ना। अरे ये तो डिस्कस किया गया होगा ना, परसेंटेज से कैसे निकालते हैं? उन सभी के एटॉमिक मास से हम लोग डिवाइड करते हैं, फिर एटॉमिक मास से डिवाइड करने के बाद जो रेशियो बनता है हमारा, जो डेसिमल में वैल्यूज आएगा, उनमें से हम लोग देखते हैं सबसे लीस्ट वाला वैल्यू कौन सा है, उससे सबको डिवाइड करते हैं। उसके बाद एक सिंपलेस्ट होल नंबर में वैल्यू आता है। नहीं किए हो इस टाइप के क्वेश्चंस? हेलो, यस सर। परसेंटेज से ये तो एनसीईआरटी में भी इस टाइप के क्वेश्चंस दिए गए। परसेंटेज अगर दिया रहेगा तो उसके हम लोग उस एलिमेंट के एटॉमिक मास से डिवाइड करते हैं ना उसको, परसेंटेज को। उसके बाद जो रेशियो आता है वो डेसिमल में आएगा, कुछ कुछ वैल्यूज, तो इन चारों के लिए कुछ कुछ वैल्यूज आएगा। अब उन सभी वैल्यूज में हमको देखना है कि लिस्ट वाला वैल्यूज कौन सा, सबसे छोटा वैल्यू कौन सा है। उस छोटे वाले वैल्यू से सबको डिवाइड करते हैं। तो सबको डिवाइड करने पे एक क्या आता है हमारे पास? एक होल नंबर का रेशियो आता है, सिंपलेस्ट होल नंबर का। तो जो सबसे होल नंबर का रेशियो सिंपलेस्ट फॉर्म में आएगा वही हो गया उसका, उसी के कोरस्पॉन्डिंग नंबर ऑफ एटम्स जो होंगे वही उसका एम्पेरिकल फॉर्मूला बन जाएगा। इस टाइप के क्वेश्चंस तो किए होगे तुम लोग। एक बार एनसीईआरटी में देख लेना, एनसीईआरटी में इस टाइप का क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। यस सर। चलो, और कौन से क्वेश्चन में प्रॉब्लम था? क्वेश्चन नंबर सर 2। क्वेश्चन नंबर 2। चलो 2 भी एक बार देख लेते हैं। चलो 2 तो बन जाना चाहिए। 2 और किसी का डाउट है? सबसे बन गया 2? अच्छा, यहाँ पोटाशियम क्लोरेट दिया हुआ है, इसके फॉर्मूले से प्रॉब्लम है क्या? पोटाशियम क्लोरेट का फॉर्मूला क्या होता है? KClO3। KClO3। और पोटाशियम क्लोरेट KClO3 को हीट करेंगे तो क्या मिलेगा हमको? KCl प्लस O2। O2। तो बस यही है। अब यहाँ पे इसको बैलेंस कर लेना। सबसे पहले बैलेंस करोगे तो क्या आएगा? सर 2 KClO3 gives 2 KCl plus 3 O2। 2 KClO3 प्लस 2 KCl और 3 O2 हो गया। अब यहाँ पे देखो ये क्या बोला गया,
कि how much quantity of zinc will have to be reacted with excess of dilute HCl solution to produce sufficient hydrogen gas for completely reacting with oxygen obtained by decomposing 5 point इतना। चलो यहाँ पे देखो, ये उल्टा तुमको सोचना होगा। तो हम यहाँ पे KClO3 को डिकम्पोज कराए, ठीक है। KClO3 को डिकम्पोज कराने पे कितना ऑक्सीजन गैस, तो यहाँ से कंपेयर करना होगा। तो अगर 2 मोल्स KClO3 तुम ले रहे हो, दिख रहा है ये कलर क्या, ये देखो अब दिख रहा है स्क्रीन। यस सर। तो 2 मोल्स KClO3 अगर लिए तो ये कितने मोल्स ऑक्सीजन प्रोड्यूस कर रहा है बताओ? 3 मोल्स। 3 मोल्स ऑक्सीजन प्रोड्यूस कर रहा है, 3 मोल्स O2। तो इसका मतलब KClO3 का मोलर मास पहले कैलकुलेट करो तुम लोग। KClO3 का मोलर मास क्या हो गया, फटाफट बताओ। वन 122.6 के आसपास होता है ना KClO3 का, 122.6। तो यहाँ से ऐसा रिलेट कर लोगे ना, देखो 122.6 इंटू 2 करोगे तो इससे कितना ग्राम O2 प्रोड्यूस होगा, 3 मोल्स है ना, तो 3 इंटू O2 का मोलर मास क्या हो गया ये बताओ? 32। 32। तो 32 ग्राम O2। तब इतना, ये जस्ट हम लोग यूनिटरी मेथड लगा रहे हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन में हमको कितना पोटेशियम क्लोरेट का मास दिया गया, 5.104। तो ये इतना मास जो है ये इतना ग्राम O2 प्रोड्यूस करता है। तो 5.014 ग्राम जो है कितना O2 प्रोड्यूस करेगा, 3 इंटू 32 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 122.6 इंटू 5.104, ये इतना ग्राम O2 आएगा। समझ रहे हो? ये मान लेते हैं कुछ x ग्राम O2 आया, ये कैलकुलेट कर लेना तुम लोग यहाँ से, x ग्राम O2 का हमको पता चल चुका है कितना मास आ रहा है। यहाँ तक कोई डाउट? नो सर। अब इस O2 को हमको कंप्लीटली रिएक्शन कराना है किसके साथ? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के साथ। और वो हाइड्रोजन कहाँ से आ रहा है? जिंक का रिएक्शन करा रहे हैं हम लोग डाइल्यूट HCl के साथ। तो ठीक है, तो ये रिएक्शन देखो, एक और रिएक्शन हो रहा है यहाँ पे, जिंक का रिएक्शन करा रहे हैं हम लोग डाइल्यूट HCl के साथ। तो जिंक प्लस डाइल्यूट HCl, और ये डाइल्यूट HCl एक्सेस में हमारा प्रेजेंट है। तो ये क्या प्रोड्यूस करेगा, ZnCl2 और प्लस हाइड्रोजन गैस। अब इसको पहले बैलेंस करो तुम लोग। बैलेंस करोगे तो यहाँ पे आगे क्या आ गया, 2 आ गया सिर्फ HCl के आगे, और तो कुछ नहीं है। ठीक है, ये डाइल्यूट आगे इधर लिख लो, कोई दिक्कत? नो सर। नो सर। ठीक है। तो अब यहाँ पे ध्यान दो, अगर हम लोग कंपेयर कर रहे हैं यहाँ, तो यहाँ हाइड्रोजन से कंपेयर करो। और एक और रिएक्शन है कि हाइड्रोजन का हम लोग रिएक्शन करा रहे हैं ऑक्सीजन के साथ, ये कंप्लीट रिएक्शन होना चाहिए। और ये क्या है, प्रोड्यूस क्या करेगा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलके H2O लिक्विड बनाएगा। तो यहाँ भी बैलेंस कर लो तुम लोग, 2H2 और ये क्या आएगा, ये होगा। बैलेंस है? यस सर। ठीक है। अब देखो, हमको यहाँ पे पता है ये ऑक्सीजन के साथ कंप्लीटली रिएक्ट करना चाहिए। तो 1 मोल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करने के लिए हमको पता है 1 मोल O2 के साथ रिएक्ट करने के लिए कितने मोल्स हाइड्रोजन चाहिए हमको? 2 मोल्स। 2 मोल्स हाइड्रोजन चाहिए। तो 1 मोल ऑक्सीजन का मोलर मास कितना होता है, 32 ग्राम। तो 32 ग्राम के लिए रिएक्ट करने के लिए कितना हाइड्रोजन चाहिए हमको, 2 इंटू 2, इतना ग्राम हाइड्रोजन चाहिए। यस और नो? यस सर। तो अब यहाँ पे एक्चुअली हमारा ऑक्सीजन आया कितना है टोटल, x ग्राम। वो कैलकुलेट करोगे ना यहाँ से, ये कुछ वैल्यू x है, हम x एज्यूम कर रहे हैं। तो ये x ग्राम O2 के साथ रिएक्ट करने के लिए कितना हाइड्रोजन चाहिए होगा हमको, ये 4/32 इंटू x ग्राम। बोलो। सर ये कलर क्लियरली नहीं दिख रहा है। ठीक है, चलो एक बार फिर से इसको लिख देते हैं। देखो चलो यहाँ देखो, हम क्या बोल रहे हैं कि 1 मोल O2 जो है ये कितने मोल हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करता है, 2 मोल हाइड्रोजन के साथ। कोई दिक्कत? नो बोलो। सर। नो सर। अब यहाँ पे 1 मोल ऑक्सीजन है, तो 1 इंटू 32 ग्राम ऑक्सीजन, ये कितने ग्राम हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करेगा, 2 इंटू 2 ग्राम हाइड्रोजन। कोई दिक्कत?
अब यहाँ पे एक्चुअली हमारा ऑक्सीजन कितना था, ऑक्सीजन हमको कंप्लीट रिएक्शन कराना है, तो ऑक्सीजन कितना ऑब्टेन हुआ है, x ग्राम, जो कि कैलकुलेट करोगे ऊपर से, है ना। तो x ग्राम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करने के लिए कितने ग्राम हाइड्रोजन का रिक्वायरमेंट है हमको, ये 2 इंटू 2 4/32 इंटू एक्स ग्राम, इतना ही ग्राम हाइड्रोजन चाहिए हमको, बताओ। यस सर। ये x/8 आ जाएगा तुम्हारा, कुछ x/8 ग्राम हाइड्रोजन, इतना ही हाइड्रोजन गैस हमको रिक्वायर्ड चाहिए, यस और नो, बोलो। यहां तक कोई दिक्कत? नो सर। नो सर। अब ये हाइड्रोजन हमको पता चल चुका है कि कितना हमको रिक्वायरमेंट है हाइड्रोजन गैस का। अब इस रिएक्शन से तुम कंपेयर नहीं कर लोगे, ये वाला जो रिएक्शन है। अब यहाँ पे देखो, हाइड्रोजन और जिंक को हमको कंपेयर करना है, क्योंकि अल्टीमेटली हमको फाइनली क्या निकालना है, जिंक का निकालना है, कितना अमाउंट जिंक चाहिए। तो देखो, हाइड्रोजन अगर हमको 1 मोल प्रोड्यूस करना है तो उसके लिए जिंक कितना चाहिए हमको, हाइड्रोजन 1 मोल प्रोड्यूस करने के लिए जिंक कितने मोल चाहिए हमको, 1 मोल। 1 मोल चाहिए। तो 1 मोल को मास में बदल लोगे, हम यहाँ पे ऐसे लिख रहे हैं, ठीक है, ध्यान दो। तो टू प्रोड्यूस, ऐसे लिख लो, टू प्रोड्यूस 1 मोल हाइड्रोजन 1 मोल जिंक इज नीडेड या रिक्वायर्ड, यस और नो। अब इसको मास के टर्म में हम लोग लिखते हैं, तो 1 मोल हाइड्रोजन का मास कितना हो गया, 1 इंटू 2 ग्राम 2 ग्राम। और जिंक का मोलर मास कितना होता है, ये बताओ। 65। 65। तो 65 ग्राम जिंक रिक्वायर्ड है। तो मतलब 2 ग्राम हाइड्रोजन अगर हमको प्रोड्यूस करना है तो उसके लिए हमको 65 ग्राम जिंक चाहिए। तब यहां से हम लोग कर सकते हैं ना कि हाइड्रोजन अगर हमको चाहिए x/8 ग्राम हाइड्रोजन अगर चाहिए तो उसके लिए जिंक कितना चाहिए हमको, 65/2 इंटू x/8 ग्राम जिंक। तो ये तो है, इतना ही मास ऑफ जिंक रिक्वायर्ड होगा हमको। अब ये x का वैल्यू वहां से ऊपर जो ये है, इसको सॉल्व करोगे, यहाँ से x जो आएगा वहां पे पुट कर दोगे, आ जाएगा आंसर। सर x का वैल्यू 19.98 आ रहा है। हाँ, वो सॉल्व कर लिया ऊपर, यस कितना आ सर, रहा है बोलो, 19.98। 19.98, ठीक है। तो यहाँ पुट कर दो 65/2 इंटू 19.98, मतलब नियरली 20 के आसपास आ रहा है ना, राउंड ऑफ करके यस 20/8। देखो ये आ रहा है कुछ आंसर, कैलकुलेट कर लो, 65 इंटू 20 डिवाइडेड बाय 16, 81 के आसपास आ रहा है। आंसर क्या है, 8.12 ग्राम। 8.1। अरे तो कुछ गड़बड़ी की हो क्या, 19 ही आ रहा है, वह 1.9 आ रहा है। कैलकुलेशन तुम लोग चेक करो, या फिर आंसर में ही कुछ गड़बड़ी होगा, देख लो क्या आ रहा है, एक बार कैलकुलेशन करेक्ट कर लो ऊपर का। ये 19, ये श्योर हो ना, मेरे को ही करने दो तुम लोग। 3 इंटू 32 इंटू 5.104, ये डिवाइडेड बाय 2 और डिवाइडेड बाय 122.6। अरे ये 1.9 नहीं आ रहा है, कैसे तुम लोग करते हो, ये नियरली 2 के आसपास आ रहा है, 2 ग्राम आ रहा है। अब ये 2 पुट करो, अब आ जाएगा ना आंसर, ये 20 नहीं है, ये 2 है, ठीक है। अब तुम्हारा आ जाएगा 8 पॉइंट, वो जो किए थे, हो यस गया। सर। कैलकुलेशन ढंग से किया करो यार, कैलकुलेशन गलती करोगे तो कैसे होगा। 8.12 के आसपास आ रहा है, इतना ग्राम जिंक रिक्वायर्ड है, समझ आया। यस सर। तो तुमको यहाँ पे देखो, इस टाइप के क्वेश्चंस में तुमको एक एक इक्वेशन से दूसरे इक्वेशन को रिलेट करना है। जैसे इस टाइप में तो देखो, तुमको 3 इक्वेशंस हमको मिले, तो हम लोग बैकवर्ड मूव किए हैं इस बार, क्योंकि हमको इनिशियल रिएक्टेंट का निकालना था ना, तो हम लोग पीछे से मूव करेंगे कि पीछे से कैसे कैसे प्रोड्यूस होते जा रहा है। तो सबसे लास्ट वाला जो प्रोडक्ट है उससे पहले वाले रिएक्टेंट को कंपेयर करेंगे, फिर उससे आगे वाले को कंपेयर करेंगे। तो ऐसे कंपेयर करते करते तुमको लिंक मिलेगा,
समझ रहे हो ना? सर एक और क्वेश्चन पूछना। 1 से 5 तक में एक और है, कौन सा? नो सर, उसके आगे। अच्छा, उसके आगे है। 1 से 5 तक में पहले ये बताओ, और किसी को कुछ पूछना है? 1 2 तो हो गया, 3 4 5 में क्वेश्चन नंबर 3 4 5 किए हो कोई? बोलो प्लीज, रिस्पॉन्ड करो। अगर किए हो तो बताओ कोई हाँ प्रॉब्लम कर नहीं लिए। है, कोई आधा कर प्रॉब्लम लेंगे। नहीं है। 3 4 5 हो गया। चलो तो नेक्स्ट क्लास में तुम लोग 6 से 10 तक ट्राई करना। समझ रहे हो? अगर 5 तक कर चुके हो तुम लोग तो ओके क्वेश्चन सर। नंबर 6 से 10 तक। हाँ, कौन पूछ रहा था? सर 6 का एक बार हिंट दे दीजिए ना। क्वेश्चन नंबर 6 का चलो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 एक बार ढंग से पढ़ो तुम लोग। अच्छा क्वेश्चन है ये, ठीक है, थोड़ा सा लेंदी है, तुम लोग को सोचना। बोला गया देखो, a compound containing calcium, carbon, nitrogen, and sulfur was subjected to quantitative analysis and formula mass determination. 0.25 gram of this compound was mixed with Na2CO3 to convert all the calcium into 0.16 gram CaCO3. ठीक है? Series of reaction and all the sulfur was changed into इतना। फिर उसके बाद प्रेसिपिटेट कर दिए सल्फर को। उसके बाद नाइट्रोजन, जो सारा नाइट्रोजन कन्वर्ट किया गया NH3 में। आसान क्वेश्चन है। देखो यहाँ पे क्या बोला गया है। हेलो, आवाज आ रहा है? यस सर। चलो, तो यहाँ पे एक कंपाउंड लिया गया है, ठीक है, वो कैल्शियम, सल्फर, कार्बन और नाइट्रोजन से मिलके बना हुआ है, यही है ना? यही 4 कंपाउंड्स हैं, कैल्शियम, सल्फर, नाइट्रोजन एंड कार्बन, यही है ना 4 कंपाउंड्स। अब यहाँ पे देखो क्या बोला गया ना, हर एक केसेस में तुमको दिया गया है कि उस कंपाउंड का कुछ मास लिया गया और उसको फिर कन्वर्ट किया गया है। तो अगर तुमसे यहाँ पूछा जाए कि इस कंपाउंड से इसका कुछ, मान लेते हैं हम लोग, फॉर्मूला जो है ये कुछ इस टाइप का है, CaX है, ये Y है, नाइट्रोजन Z है और कार्बन कुछ A मान लेते हैं, ये इस तरह से कुछ फॉर्मूला होगा, हमको ये XYZ और A का वैल्यू निकालना है। तो यहाँ पे देखो क्या, इसके निकालने के लिए हमको इंफॉर्मेशन दिया गया है कि जब उस कंपाउंड का हम लोग 0.25 ग्राम ले रहे हैं, तो 0.25 ग्राम जब Na2CO3 के साथ मिक्स कर रहे हैं तो सारा कैल्शियम जो है वो कैल्शियम कार्बोनेट में कन्वर्ट हो जा रहा है। तो हम लोग निकाल सकते हैं, देखो कितना कैल्शियम कार्बोनेट हमको मिला है। मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट कितना है बताओ? मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट कितना दिया गया है ये बताओ? CaCO3 कितना ऑब्टेन हुआ है? 0.16 ग्राम। तब जितना भी कैल्शियम कार्बोनेट यहाँ पे 0.16 ऑब्टेन हो रहा है, तो इसमें जो कैल्शियम आ रहा होगा वो सारा कैल्शियम जो है उसी कंपाउंड से आ रहा है। तो हम लोग निकाल सकते हैं कि उस कंपाउंड में मास परसेंटेज कैल्शियम का कितना होगा, कैलकुलेट कर सकते हैं। अब इससे रिलेट करना है तुमको। जैसे देखो कैल्शियम कार्बोनेट का पहले तुम ये बताओ मोलर मास कितना होता है? 100। 100 ग्राम। तो अगर कैल्शियम कार्बोनेट का 100 ग्राम ऑफ CaCO3 लें तो इसमें कैल्शियम कितना प्रेजेंट होगा ये बताओ? 40 ग्राम। 40 ग्राम कैल्शियम है। तो अगर 100 ग्राम CaCO3 लेते हैं तो उसमें कैल्शियम है 40 ग्राम। तो अगर हम लोग 0.16 ग्राम CaCO3 लेते हैं तो उसमें कैल्शियम कितना होगा? 40/100 इंटू 0.16 ग्राम होगा या नहीं, ये यस। बताओ। अब इतना हो गया मास ऑफ कैल्शियम। अब ये जो कैल्शियम आ रहा होगा, ये सारा कैल्शियम कहाँ से आ रहा होगा? उसी कंपाउंड से आ रहा होगा, क्योंकि उस कंपाउंड का सारा कैल्शियम CaCO3 में कन्वर्ट कर दिया गया है। यस और नो, ये बताओ। यस उस सर। कंपाउंड का सारा कैल्शियम यहाँ पे कन्वर्ट कर दिया गया है। तो हम लोग निकाल सकते हैं कि उस कंपाउंड में मास परसेंटेज ऑफ कैल्शियम कितना होगा। उस वो जो हमारा ओरिजिनल कंपाउंड है उसमें कैल्शियम का कितना मास परसेंटेज होगा, कैसे निकालेंगे हम लोग?
उसमें मास ऑफ कैल्शियम डिवाइडेड बाय टोटल मास और इनटू 100 करोगे, नहीं कर सकते हो। अब मास ऑफ कैल्शियम एक्चुअली हमको आ चुका है, मास ऑफ कैल्शियम कितना आया है उस कंपाउंड में, ये 40/100 इंटू 0.16, यही तो है। यस और नो, बोलो। यस सर। और डिवाइडेड बाय टोटल मास, तो उस कंपाउंड का हम लोग मास कितना लिए थे टोटल, ध्यान से पढ़ो क्वेश्चन, टोटल मास कितना लिया गया है? 156। 0.156, 0.25 लिया गया है ना। कौन सा क्वेश्चन देख रहे हो तुम लोग? अरे 0.25 लिए है ना। 156 उसका टोटल मास है। टोटल मास नहीं बोल रहे, यहाँ पे ये जो कंपाउंड है उस कंपाउंड का टोटल मास कितना लिया गया है कैल्शियम कार्बोनेट में कन्वर्ट करने के लिए? 0.25 ग्राम है ना। यस सर। तो 0.25 ग्राम टोटल मास हो गया कंपाउंड का, और इनटू क्या कर दोगे, 100 कर दोगे। तो यहाँ से देखो हमारा मास परसेंटेज कैल्शियम का आ जाएगा, कैल्शियम का मास परसेंटेज, इसको सॉल्व करोगे, ठीक है, 40/100 और ये क्या आ जाएगा 1/0.25 और इंटू 100। तो इसको सॉल्व करोगे ये आ जाएगा, ये देखो 40/100, ये 400/0.25, ये 25.6 के आसपास आ जाएगा परसेंटेज। तो देखो इस तरह से यहाँ पे सबसे पहला हम लोग क्या निकाले, मास परसेंटेज कैल्शियम का निकाले। इसी तरह तुमको मास परसेंटेज सल्फर का निकालने के लिए एक डेटा दिया गया है, हम हिंट दे रहे हैं सिर्फ, ये तुम लोग कल हाँ बोलो। सर मास ऑफ कैल्शियम जो आया था वहां से डायरेक्टली मोल्स ऑफ कैल्शियम नहीं निकाल सकते हैं उस कंपाउंड में। मास ऑफ कैल्शियम मोल्स निकाल के क्या करेंगे बताओ, हमको एक्चुअली उसका एम्पेरिकल फॉर्मूला जानना है ना। तो एम्पेरिकल फॉर्मूला जानना है तो उसको हम लोग क्या करेंगे, पहले मास परसेंटेज के टर्म में ही तो डील करते हैं हम लोग, समझ रहे हो। यस सर। तो हम लोग पहले मास परसेंटेज कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि एम्पेरिकल फॉर्मूला में हमको सिंपलेस्ट रेशियो में चाहिए, ठीक है, क्योंकि हमको एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम्स हम लोग नहीं निकाल सकते, मतलब यहाँ पे हम लोग मॉलिक्यूलर फॉर्मूला फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं, ठीक है, एम्पेरिकल फॉर्मूला ही कैलकुलेट किया जा सकता है यहाँ से। तो एम्पेरिकल फॉर्मूला निकालने के लिए हमको मास परसेंटेज चाहिए ना। तो मास परसेंटेज निकालने के लिए क्या करेंगे, मास ऑफ कैल्शियम बाय टोटल मास इनटू 100। तो इस तरह से यहाँ पे देखो मास परसेंटेज कैल्शियम का आ गया हमारे पास। इसी तरह हम लोग क्या करेंगे, दूसरा जो इंफॉर्मेशन दिया गया है क्वेश्चन में, दूसरा इंफॉर्मेशन किसका दिया गया है, देखो मतलब जब हम लोग 0.115 ग्राम उस कंपाउंड का लेते हैं तो सारा सल्फर जो हो जाता है वो BaSO4 में कन्वर्ट हो जाता है, बेरियम सल्फेट में कन्वर्ट हो जाता है। तो वहां से तुम्हारा मास परसेंटेज सल्फर का आ जाएगा, मास परसेंटेज ऑफ सल्फर। तो वो डेटा यूज करोगे इसी तरह से जैसे हम लोग यहाँ पे किए थे ना 100 ग्राम CaCO3 से ये, तो ऐसे ही रिलेट करके वहां से करोगे, मास परसेंटेज सल्फर का आएगा। इसी तरह से तीसरा जो डेटा दिया गया है तुमको, उसमें देखो कि 0.1712 ग्राम जब हम लोग सैंपल का लिए तो सारा नाइट्रोजन को NH3 में बदल दिया, तो वहां से तुम्हारा मास परसेंटेज नाइट्रोजन का आ जाएगा, उसके डेटा से हेल्प करके तुम मास परसेंटेज नाइट्रोजन का वहां से निकाल लोगे। फिर बाकी जो बच गया, इसमें 4 टोटल एलिमेंट्स थे ना, कार्बन में एक बचा हुआ है, तो कार्बन के लिए कोई इंफॉर्मेशन नहीं दिया गया है, तो कार्बन का मास परसेंटेज कैसे निकालोगे बताओ। सर 100 माइनस 100 माइनस ये तीनों का उसमें सब्ट्रैक्ट कर दोगे, तो कार्बन का भी मास परसेंटेज आ जाएगा यहाँ से, ठीक है। उसके बाद सभी एलिमेंट का मास परसेंटेज आ गया, उसके बाद जो एम्पेरिकल फॉर्मूला निकालने का हम लोग जो प्रोसेस है बस वैसे ही करना है आगे। मास परसेंटेज आ जाने के बाद एम्पेरिकल फॉर्मूला का जो स्टेप होता है, स्टेप बाय स्टेप जैसे एम्पेरिकल फॉर्मूला कैलकुलेट करते हैं वैसे ही करोगे तो आ जाएगा एम्पेरिकल फॉर्मूला। ट्राई करना, अगर नहीं बनेगा तो फिर हम बताएंगे। एम्पिरिकल फॉर्मूला निकालने का और कोई मेथड नहीं है? और कोई मेथड मतलब वैसे ही करते हैं ना, वही तो सबसे आसान तरीका है, सबसे आसान तरीका तो वही है। हम लोग उसको सिंपलेस्ट रेशियो में बदलते हैं, मतलब क्या करते हैं ना, जो परसेंटेज है उसके एटॉमिक मास से डिवाइड करते हैं, ठीक है। एक्चुअली ये सारा डेसिमल में वैल्यूज आएगा, क्योंकि ये सारा लेंदी कैलकुलेशन है ना, जब तुम ऑब्जेक्टिव वाले क्वेश्चन सॉल्व करोगे या
जहाँ पे इतना लेंदी मतलब वैल्यूज ऐसे दिए रहेंगे एग्जाम में तुमको कि आसानी से कैंसल आउट हो जाए। मतलब जैसे बोर्ड के एग्जाम में तो तुम दोगे या 11th का एग्जाम दोगे तो उसमें तो थोड़ा कैलकुलेशन करना पड़ेगा, लेकिन जब तुम ऑब्जेक्टिव जेई का करोगे या नीट का क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो उसमें ऐसा वैल्यू दिया रहेगा कि आसानी से वो कट जाए, मतलब ज्यादा लेंदी डेसिमल तक नहीं सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, ऐसे ये सारा सब्जेक्टिव है तो थोड़ा सा कैलकुलेशन तो डिफिकल्ट होगा ही इसमें। प्रोसेस यही है, एम्पेरिकल फॉर्मूला निकालने का हम लोग प्रोसेस ऐसे ही करते हैं। ठीक है, उसके एटॉमिक मास से डिवाइड करते हैं, फिर सिंपलेस्ट रेशियो निकालते हैं, तो जो सिंपलेस्ट रेशियो आता है वही उसका एम्पेरिकल फॉर्मूला बन जाता है। ठीक है, तो एक बार ट्राई करना इसको, ठीक है, आंसर निकालने का देखो आता है या नहीं तो फिर हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो तुम लोग क्वेश्चन नंबर 5 तक तो हो गया, 6 से 10 तक तुम लोग अब ट्राई कर लेना। ठीक है, सब्जेक्टिव में और कुछ हम, हाँ बोलो। सर सब्जेक्टिव में जैसे हम लोग को सर पूरा लाइन बाय लाइन हर चीज लिखना पड़ेगा क्या? नहीं नहीं वैसा कुछ, अरे ये तो तुम अपने लिए कर रहे हो ना, अगर लाइन बाय लाइन लिख के रखोगे तो तुम बाद में जब रिवाइज करोगे तो तुमको आसानी होगा ना। वैसे रैंडमली कुछ सॉल्व कर दियो, जैसे मान लो तुमको कोई एक अच्छा क्वेश्चन मिला, उसको मार्क करके रखोगे ना, अब जब तुम रिवाइज करने आओगे वापस तो पॉसिबल है कि हम सारा क्वेश्चन एक एक करके फिर से सॉल्व करें? ये बताओ। तो जब पॉसिबल नहीं है तो जो अच्छे क्वेश्चंस मिलेंगे सिर्फ उसी को रिवाइज करोगे ना, तो अच्छे क्वेश्चन को मार्क करके रखना होगा तुमको। अब मार्क करके नहीं रखोगे तो फिर दिक्कत होगा, तुम डिसाइड ही नहीं कर पाओगे कौन सा क्वेश्चन सॉल्व करें रिवीजन के समय या कौन सा नहीं करें। तो इसलिए जो अच्छा क्वेश्चन, बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन मिल रहा है, तुमको लग रहा है कि हमको रिवाइज करने का जरूरत पड़ेगा इसमें, उसको मार्क करके रख लो। अगर बना हुआ रहेगा तुम्हारे पास स्टेप बाय स्टेप तो ऑब्वियसली रिवीजन के टाइम में तुमको आसानी होगा। या रैंडमली ऐसे कहीं भी बना लोगे फिर रिवाइज करने के समय तुमको दिक्कत होगा, फिर से बना के सॉल्व करना होगा उसको। समझे, अगर तुम्हारे पास सॉल्यूशन अभी बना हुआ रहेगा तो रिवाइज करना आसान हो जाएगा ना। वो तुम्हारे ऊपर है, वो डिपेंड करता है तुम कैसे, वो हम ये बोल रहे हैं रिवीजन के लिए तुम्हारा आसानी हो जाएगा, तो सिस्टमेटिक रखोगे तो रिवीजन आसानी से कर सकते हो। नहीं तो फिर वापस रिवीजन के समय तुमको बनाना होगा, बना के चेक करना होगा कि मेरा आंसर आ रहा है या नहीं। ऐसे बना हुआ रहेगा तो तुम फटाफट देखते जाओगे, सब सॉल्यूशन देख लिया, हाँ ऐसे बन जाएगा। यही चीज है और क्या। अगर स्टेप बाय स्टेप ऐसे बोल रहे हो जैसे स्कूल के एग्जाम्स में अगर तुम सॉल्व करोगे तब तो तुमको स्टेप बाय स्टेप करना होगा। अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो उसमें तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, तुम तुक्का मारो या स्टेप बाय स्टेप बनाओ, उससे क्या मतलब है, तुम्हारा आंसर आना चाहिए बस। ठीक है, और ऑब्जेक्टिव भी बनाए हो? सर उसमें भी 9 क्वेश्चन डेली सर दिए थे। तो बनाए हो कुछ? यस सर। यस डाउट सर। है उसमें? वो तो आसान सब है ऑब्जेक्टिव में, यस यस। मेनली सब्जेक्टिव में डिफिकल्ट सब है। मतलब इसमें भी देखो तुम लोग जितना क्वेश्चंस कर सकते हो, क्योंकि टाइम बहुत ज्यादा है तब करो, क्योंकि बहुत ज्यादा लेंदी लेंदी क्वेश्चंस है। तो कुछ कुछ क्वेश्चंस तो शुरुआत से बनाते जाओ, आइडिया लग जाएगा कैसे सॉल्व होगा। ठीक है, तो चलो 5 तक बना ही लियो। अप्रॉक्स में भी आएगा तो चलेगा? हाँ हाँ हाँ, कोई दिक्कत नहीं है, एग्जैक्ट आंसर निकालने का जरूरत नहीं है, अप्रोक्सीमेटली ही कैलकुलेशन किया करो तुम लोग। ठीक है, क्योंकि एग्जाम में जब इस टाइप के क्वेश्चंस रहेंगे तो तुमको ऐसा वैल्यू देगा कि आसानी से कट जाए। यहाँ पे ये सारे वैल्यूज बहुत डेसिमल में, तो अप्रोक्सीमेटली सॉल्व किया करो। ठीक है, कोई जरूरत नहीं है एग्जैक्टली आना चाहिए। 5 तक कर लियो, अब 6 से 10 तक तुम लोग ट्राई करना। ठीक है, ऑब्जेक्टिव में भी कुछ पूछना है क्या? एक्सरसाइज 2 सॉल्व कियो? सर क्वेश्चन नंबर 8 था। क्वेश्चन नंबर 8, 100 gram of ethylene polymerizes entirely to polythene. The weight of polythene formed as per the equation. इसमें क्या दिक्कत हो गया? तो इसमें तो तुम मोल मोल एनालिसिस कर लो ना, तो डायरेक्ट इक्वेशन तुमको दिया गया है, क्या दिक्कत है इसमें बताओ? सर नहीं बनेगा? इक्वेशन क्या है? हम्म,
NCH2 क्या क्या NCH2 वो एक्चुअली वो n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल वो बैलेंस किया गया है ना इस तरह से, जैसे देखो स्क्रीन दिख रहा है, ये ऐसे है ना, पॉलीमर्स जब ऐसे बनते हैं, ठीक है, तो ये CH2, ये n मॉलिक्यूल्स जो है इसका ये कंबाइन करके ये बना है CH2, ये CH2 और ये n है ऐसे। जैसे मान लो ऐसे जनरल कोई इक्वेशन ऐसे लिखते हैं ना कि n मॉलिक्यूल्स A के कंबाइन करके ये कुछ AN इस टाइप का बन गया, जैसे ऐसे लिखेंगे ना हम लोग, दो एटम्स A का कंबाइन किया तो एक मॉलिक्यूल बना A2, उसी तरीके से ये है, समझ रहे हो बात? yes तो वही ऐसे लिखा हुआ है। तो यहाँ पे तुमको क्या बोला गया कि 100 ग्राम इथाइलिन अगर पॉलीमराइज करेगा इंटायरली टू पॉलीथीन, ठीक है, ये इथाइलिन है हमारा और ये पॉलीथीन है, तो 100 ग्राम पॉलीथीन में कन्वर्ट हो रहा है, तो क्या बोला जा रहा है, वेट ऑफ पॉलीथीन फॉर्म्ड एज पर द इक्वेशन, तो कितना पॉलीथीन फॉर्म करेगा ये बताओ। कैसे करेंगे? सर इथाइलिन का मास निकालेंगे। इथाइलिन का मास निकालोगे? सर 100 ही फॉर्म करेगा, डायरेक्ट भी बना सकते हैं इसको। जितना खत्म हुआ उतना ही तो बन रहा। हाँ सिंपल सा बात है, ये तो डायरेक्टली सॉल्व भी नहीं करना है लॉजिक, मतलब जितना डायरेक्ट कन्वर्जन हो रहा है ना वहां पे, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास तो डायरेक्टली यहाँ अप्लाई होगा क्या? यस सर। सिंपली इसमें तो कुछ सॉल्व भी नहीं करना, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास से ही डायरेक्ट बोल सकते हो तुम लोग कि जितना वो रिएक्ट कर रहा है उतना ही तो बनेगा, अगर पूरा पूरा कन्वर्ट हो रहा है तो। पूरा कन्वर्जन हो रहा है ना यहाँ पे, क्वेश्चन पढ़ो एक बार ढंग से, एंटायरली टू पॉलीथीन, तो जितना वो रिएक्ट किया वो उतना ही पूरा कन्वर्ट हो जाएगा, तो 100 ग्राम ही बनेगा। चेक कर लो आंसर क्या दिया है। यस यस सर 100 ही है। ठीक है, तो सिंपली ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास से ही बोल सकते हैं हम लोग। और कुछ? प्रीवियस ईयर तुम लोग सॉल्व करते हो? प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व किए मोल कॉन्सेप्ट के? नो सर। क्यों नहीं बना रहे हो? प्रीवियस ईयर भी बनाओ साथ साथ। लास्ट में देखोगे इसमें एक्सरसाइज 3 में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं, है ना? एक्सरसाइज 3 में दिख रहा है, तो बनाते जाओगे साथ साथ में तो तुमको आइडिया लगेगा ना कि एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं, क्योंकि एग्जाम वाले क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो उससे ज्यादा कॉन्फिडेंस मिलेगा तुमको, समझ रहे हो? जैसे ये एक्सरसाइज 3 में देखो 1 से लेके पहले AI ट्रिपल का है और उसके बाद JEE एडवांस का है, तो एग्जाम वाले क्वेश्चंस भी सॉल्व करो जो जो आ रहा है, क्योंकि उससे तुमको डायरेक्ट मतलब अगर एग्जाम वाले क्वेश्चंस ऑब्वियसली तुम सॉल्व करोगे तो ज्यादा कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं, वो मेरे से बन रहा है, ठीक है, तो इसलिए प्रीवियस ईयर भी साथ साथ ही सॉल्व करो, समझ रहे हो बात? यस सर। तो उससे तुमको ज्यादा मतलब और ज्यादा कॉन्फिडेंस मिलेगा और अच्छे से क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हो उसके बाद आगे, ठीक है। तो चलो फिर इतना रखते हैं आज, नेक्स्ट क्लास में प्रीवियस ईयर भी बनाना, ठीक है, और बाकी 5 से 10 तक जो दिए हैं 6 से 10 तक वो भी बनाओ, उसके बाद देखते हैं फिर नेक्स्ट क्लास जब लगेगा डिस्कशन तो कर लेंगे। और कुछ पूछना है आज? जितना बनाया हो उतना क्लियर हो गया ना? यस और नो? हेलो, और कुछ पूछना है किसी को? नो सर। नो सर। ठीक है फिर, अभी नेक्स्ट क्लास, अभी तुम लोग का क्लास है ना? यस सर अभी है। ओके चलो ठीक है फिर, आगे अगले क्लास में देखते हैं, जब भी लगेगा डाउट क्लास इन्फॉर्म कर दिया जाएगा, ठीक है, तुम लोग बना के रखना, ठीक है, एंड करें? चलो एंड कर रहे हैं, ठीक है, थैंक यू सर। चलो ठीक है, थैंक यू।